हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे आइसो क्वांट कर्व की। आपने सुना होगा आइसो क्वांट कर्व, पढ़ा होगा इससे पहले, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप जान जाएंगे कि आइसो क्वांट कर्व क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी आइसो क्वांट कर्व के बारे में पता चले। ठीक है, तो आइसो क्वांट कर्व के बारे में बात करें तो आइसो क्वांट कर्व एक चार्ट होता है जिसके अंदर सारे इनपुट्स जो होते हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, वो सारे यहाँ पर लिखे जाते हैं इस चार्ट के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, कितनी यूनिट लगेगी। अब यहाँ पर अगर हम एजम्पशंस की बात करें, पहले हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। एजम्पशंस में क्या होता है, आपको और भी क्लियर उस टॉपिक के बारे में पता चलता है। तो आइसो क्वांट कर्व की एजम्पशंस के बारे में बात करें तो कुछ एजम्पशंस हैं इसकी, जैसे कि इसमें सिर्फ 2 इनपुट के बारे में बात की गई है। कितने? 2 इनपुट के बारे में। अब वो 2 इनपुट कौन कौन से हैं? एक ये बात करता है लेबर के बारे में, और दूसरी ये बात करता है कैपिटल के बारे में। यानी कि इसने 2 इनपुट लिए हैं, एक लेबर की बात करता है, दूसरा कैपिटल की बात करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये दोनों ही इनपुट जो हैं परफेक्टली डिविजिबल हैं। कैसे हैं? परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है, दोनों इनपुट्स परफेक्टली डिविजिबल हैं। ये दोनों इनपुट्स जो हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं फॉर ईच अदर, यानी कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं अगर हम एक दूसरे के बारे में बात करें तो। और यहाँ पर अगर हम एजम्पशंस, जो हमारी 4th एजम्पशन है, उसमें ये कहा गया है कि जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कांस्टेंट मानी गई है। यानी कि हम ये सोच के चलेंगे कि जो प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो हमारी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इट डज नॉट चेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम चार्ट से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा आइसो क्वांट कर्व का चार्ट है। ठीक है, ये है हमारा कॉम्बिनेशन। क्या है? यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बताएंगे, यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर हम आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है, और ये सी है, और ये डी है, यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस लेकर चल रहे हैं। पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें हमने माना कि लेबर हमारी 5 यूनिट है और कैपिटल हमारी कितनी है? 9 यूनिट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है? 100। फिर हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमने लेबर तो बढ़ा दी, लेकिन कैपिटल क्या कर दी? कम कर दी। तो लेबर बढ़ा दी तो 10 हो गई लेबर, और कैपिटल जो है वो हमारी कम कर दी हमने, लेकिन आउटपुट वही निकल कर आ रहा है। यानी कि आउटपुट वही है, हम यहाँ पे चेंजेस किसमें कर रहे हैं? अपने जो 2 हमारे इनपुट्स थे उसमें हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि लेबर बढ़ा दी और कैपिटल अब यहाँ पर हमने कम कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेबर यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर दी। अब हमने लेबर यहाँ पे 15 कर दी, और यहाँ पर हमने कैपिटल कितनी डिक्रीज कर दी? 2 से और कम कर दी, तो यानी कि 4 हो गई। ठीक है, आउटपुट हमारा अगेन 100 ही हुआ है। लेबर हमने अगेन बढ़ाई है 20, और हमने आउटपुट क्या कर दिया? कैपिटल कम कर दी, 3 कर दी। प्रोडक्शन हमारा फिर भी 100 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप क्या समझे कि जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं लेबर में, उससे हमारे क्या चेंजेस आ रहे हैं कैपिटल में। यानी कि लेबर में चेंज होगा तो कैपिटल में भी चेंज होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? हमारे दोनों इम्परफेक्ट हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट सब में हमारा क्या रहेगा? हर कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, तो हम इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि हमें आउटपुट पे कोई भी उसका असर ना पड़े। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर हम चार्ट के फॉर्म में बात करें तो इसका चार्ट को इस तरह से बनेगा। आइसो क्वांट कर्व का कर्व इसका इस तरह से रहता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो डिमांड कर्व है उसकी तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा कैपिटल, मैंने कैसे डिनोट किया है? कैपिटल। ए है हमारा लेबर, लेबर यहाँ पर है। अब देखिए, अगर हमारी कैपिटल ये रहती है, ठीक है, तो हमारी लेबर क्या होगी? कम होगी। और अभी हमने ऊपर क्या बात की थी? लेबर हमने बढ़ा दी। तो देखिए, अगर हमने लेबर बढ़ा दी अपनी, ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
K1 L1, यानी कि एक इनपुट में अगर इंक्रीमेंट होगा तो दूसरी क्या होगी, अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज की बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी नेगेटिव स्लोप। इसकी प्रॉपर्टी है नेगेटिव स्लोप, यानी कि ये हमें दिखाता है डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिटवीन टू इनपुट्स कर्व। अब वो इनपुट्स कर्व क्या है, कैपिटल है और लेबर है। दो इनपुट्स की यहाँ पे बात की गई है और ये किस तरह से मूव कर रहे हैं तो आपको पता है ये क्या होता है हमारा, इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये किसको शो करता है, डाउनवर्ल्ड को। ये हमारा डाउनवर्ल्ड मूव कर रहे हैं टू द राइट साइड। ठीक है, सेकंड अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें आइसोकॉन्ट कर्व की तो ये है हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि सेम जिस तरह से आप डिमांड के बारे में डिमांड का जो लॉ था वो पढ़ते थे उसमें भी क्या था, नेगेटिव स्लोप था, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन था। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, वही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, MRTS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, MRTS इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व। ठीक है, और इसकी अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारी क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, एक फर्स्ट थी नेगेटिवली स्लोप, सेकंड थी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टेंजिनेटिंग टू अनदर वन, या फिर ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व जो होता है नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसकी अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो अपर आइसोकॉन्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट को, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम इसके अपर आइसोकॉन्ट की कर्व की बात करें तो वो हमारा हायर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो हमारे कितनी तरह के होते हैं, तो याद रखिए जब भी हम आइसोकॉन्ट कर्व की बात करते हैं तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व, सेकंड है हमारा राइट एंगल क्वांट कर्व आइसोकॉन्ट कर्व, थर्ड है हमारा किंग्ड आइसोकॉन्ट कर्व और फोर्थ है हमारा कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व। ठीक है, ये चार हैं, लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व, राइट एंगल्ड आइसोकॉन्ट कर्व, किंग्ड आइसोकॉन्ट कर्व और कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व। ठीक है, अब देखो इनको ना ग्राफ से बहुत जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अगर हम लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कर्व जो होगा वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी दिखाएगा जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो प्रोड्यूस की जाएगी आइदर बाय द एम्प्लॉइंग ओनली वन कैपिटल और ओनली वन लेबर, यानी कि या तो हम लेबर की बात करेंगे या फिर हम एक कैपिटल की बात करेंगे। तो देखो इसका कर्व इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या थी हमारी कैपिटल, ये थी हमारी लेबर। ठीक है, यानी कि या तो एक कैपिटल होगी या फिर केवल लेबर होगी, सिर्फ एक इनपुट को लेकर हम चलेंगे लीनियर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बिटवीन टू, यानी कि इन दो के बीच में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। राइट एंगल आइसोकॉन्ट कर्व की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि दोनों को बराबर लेके चलेंगे। स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी कहा जाएगा, इसमें नो सब्स्टिट्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, इसलिए यहाँ पर एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन चलेगा किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वन कमोडिटी दैट इज कॉल्ड लियोनथिफ आइसोकॉन्ट एंड इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट, यानी कि यहाँ पे लेबर और आउटपुट दोनों संग संग चलेंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल, ये हो गया हमारा लेबर। अब हम बात करते हैं किंग डिमांड कर्व की। तो किंग डिमांड कर्व जो होता है वो हमारा इस अजम्पशन पे चलता है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूबिलिटी है वो हमारी लिमिटेड है बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये बताता है कि जो भी हमारे सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स हैं
वो हमारे किंग्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे जो फ्यू प्रोसेसेस होगी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, और वो क्या होगी हमारी सिर्फ वन कमोडिटी के लिए होगी। इसलिए हम इसको एक्टिविटी एनालिसिस प्रोग्राम आइसोकॉन्ट कर्व और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लीजिए, तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या ग्राफ इस तरह जा सकता है या इस तरह जा सकता है। तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3 एंड प्रोडक्शन 4। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे हमारा लेबर, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, वहीं अब आया हमारा कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूबल होते हैं, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट होते हैं, और लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट तक ही वो सब्स्टिट्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको अनलिमिटेड, यानी कि कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक लिमिटेड एक्सटेंट, सर्टेन एक्सटेंट तक आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक दूसरे से। और ये जो कर्व होता है बहुत स्मूथ है और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का कर्व है। देखिए मैं आपको अब यहाँ पर समझा देती हूँ अच्छे से। ये जो कर्व होता है ये इस तरह से बनता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा कम होता है इसमें, थोड़ा ये इस तरह से होगा, यानी कि थोड़ा यहाँ पे ये झुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल, ये हो गया लेबर। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जितने भी ये क्लासिफिकेशन है आइसोकॉन्ट कर्व के, ये हमारे किसके बेसिस पर होते हैं, नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल, यानी कि हम कैपिटल से कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ लेबर्स को, ये उस पर डिपेंड करते हैं, ये उसी के बेस्ड है। उसी के बेसिस पर हमने इनको 4 टाइप्स में डिस्क्राइब किया है, क्लासिफाई किया है। और ये जो होता है, लेकिन इन सब का जो प्रोडक्शन है सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोकॉन्ट कर्व। होप यहाँ पर आइसोकॉन्ट कर्व आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए। आइसोकॉन्ट कर्व जो होता है ये हमारा डिमांड, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसके बेसिस पर चलता है। नेगेटिवली स्लोप होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे सिर्फ कितने 2 वेरिएबल्स की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 इनपुट की बात की गई है। एक है हमारा कैपिटल, दूसरा है हमारा लेबर, और इसके अंदर ये हमारा, इसमें जो ने भी इनपुट्स होते हैं इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं फॉर ईच अदर। और इसमें एक और चीज़ है कि इसकी जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो होती है इसको कांस्टेंट माना गया है, यानी कि ये कहा गया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है और इतना डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपको ओवरव्यू होना चाहिए, एक आइडिया लगना चाहिए कि आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है, किसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आइसोकॉन्ट कर्व आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे आप ये भी बताइएगा कि मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, आपको ऐसे समझ में आता है या फिर वो टाइपिंग करके उस तरह से समझाऊँ वो आपको समझ में आता है। देखिए पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इस तरह से ज़्यादा चीज़ें समझाने में अच्छा लगता है, लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह से समझना है, आपको कौन सा वे ज़्यादा ठीक लगता है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर पेन के थ्रू आपको समझाऊँ या फिर टाइपिंग करके पूरा पहले से ही पीपीटी बना के वैसे समझाऊँ। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।